नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और आज ये मुलाकात एक बहाना है। भारतीय जनता पार्टी का सिंधिया समर्थकों ने दामन थामा, उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। लेकिन दामन थामने के बाद से ही लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। कभी ये कहा जाता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, कभी ये कहा जाता है कि यदि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे फिर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो बरसों से काम कर रहा था उसका क्या होगा। लेकिन ये भी भूल जाते हैं कि जिनके कारण सरकार बनी है उनको तो सम्मान देना ही पड़ेगा। तो आज फिर एक बार ये चर्चा जोरों पर है कि सिंधिया समर्थक जो विधायक है, कुछ विधायक शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मुलाकात करने वाले हैं। अब मुलाकात के क्या मायने निकाले? क्या यही कि 24 सीटों पर चुनाव होना है और 22 सीटों पर उन्हीं लोगों को चुनाव मैदान में उतरना है जिनके कारण मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पर गाए बगाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों से खबरें आती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्या सबको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें कही जाती रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि जिन लोगों ने सरकार बनाई है उनको हम भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दौर एक अलग था जब कार्यकर्ता परेशान था, लगातार कई तरह के सवाल जवाब हो रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था, जैसे वीडी शर्मा खुद कहते रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर मुलाकात होने वाली है। कहा यह जा रहा था कि करीब करीब 15 से 20 विधायक मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी ये चल रहा है दरअसल शिवराज जी सभी विधायकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे फिर वो सिंधिया समर्थक हो या अन्य हो। लेकिन जब सिंधिया समर्थक विधायक मुलाकात करते हैं तो इसमें चर्चा कुछ और बन जाती है। तो क्या ये एक मुलाकात बहाना है? यही हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज ऐसी चर्चा है कि तमाम सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में, ये चेहरे आप देख रहे होंगे। लेकिन इस बीच में हमने कई भारतीय जनता पार्टी के इस तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं। ये इमरती देवी है, गोविंद राजपूत है, तमाम लोग बीजेपी दफ्तर भी जाते हैं। सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है और सियासत के बीच ये कहा जाता रहा है कि सिंधिया समर्थ 22 जो लोग हैं उनको ही टिकट मिलने वाला है, वही चुनाव मैदान में होंगे। और जब शर्तें ये रखी गई तो भी यही कहा गया। तो लगातार मध्य प्रदेश में मामला गरमाता जा रहा है। ये कहा जाता रहा है कि आखिर होगा क्या, लेकिन कई तरह की खबरें आ रही। यदि हम देख लें तो महाराज और शिवराज की जोड़ी इस बार कमल खिला सकती है, एक बार फिर नजर आएगा। पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए थे दोनों बड़े नेता, लेकिन इस बार एक साथ खड़े होंगे तो बीजेपी काफी उत्साहित भी है। 22 सीटों पर उपचुनाव में कमल खिलेगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं, बाकी कुल मिलाकर 22 सीटें हैं। सिंधिया समर्थक कई नेता पहले भी मुलाकात कर चुके हैं शिवराज सिंह से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज फिर एक बार मुलाकात होने वाली है। कैबिनेट विस्तार के पहले मुलाकात को लेकर राजनीति भी गरमाई है, सियासत में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कैबिनेट विस्तार के पहले तो क्या इस मुलाकात को कुछ खास तरीके से देखा जाए? पूर्व मंत्री इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत के साथ ही अन्य नेता पहले भी बीडी शर्मा जी से मुलाकात कर चुके हैं। ये एंदल सिंह कंसाना आपको दिखाई दे रहे हैं जो नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने पहुंचे थे, शिवराज जी से उन्होंने मुलाकात की थी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सिंधिया गुट के 22 विधायक पहले भी मुलाकातें करते रहे हैं। चलिए, इस वक्त पटेरिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिवनुराग पटेरिया जी जुड़ रहे हैं। पटेरिया जी, जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है सिंधिया समर्थकों ने, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं में यह भी साफ है कि वही 22 लोग हैं जो अपना जिन सीटों को खाली किया है उन सीटों पर वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज फिर एक बार खबर आ रही है कि सिंधिया के समर्थक शिवराज जी से मुलाकात करने वाले, तो क्या इसमें कुछ सियासत का रूप देखा जाए? देखिए, राजनीति में अंतिम क्षणों तक क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कहते हैं राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। जिस तरह से क्रिकेट में अंतिम ओवर की बॉल भी कई बार परिवर्तन कर देती है, क्योंकि पिछले दिनों खबर ये आई थी कि संघ और संगठन का सर्वेक्षण कहता है कि कुछ सिंधिया समर्थक हार सकते हैं। उसके बाद सिंधिया समर्थकों को एक भय सताने लगा है कि कहीं उनमें से कुछ लोगों के टिकट ना काट दिए जाएं। लेकिन जहां तक मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस कहता है, वो बात को साबित करता है कि किसी स्थिति में किसी का टिकट नहीं काटा जाएगा, क्योंकि
एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है। अगर आज आपने पॉलिटिकल कमिटमेंट तोड़ा तो कल आपके साथ में कोई भी बगावत करके नहीं आएगा। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पॉलिटिकल कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया गया। राकेश सिंह चौधरी के मामले में बड़ी साफ बात है, तुलसी सिलावट के बारे में बहुत बड़ी साफ बात है भाजपा से। और तो सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है सिंधिया समर्थक इंश्योर करना चाहते हैं कि सबको टिकट मिले, और जी आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीजें इसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो आज की मुलाकात को कुछ खास देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक संवैधानिक बाध्यता। किसी भी सीट के रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है, और 6 माह का समय 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। यानी 22 अगस्त के पहले आपको चुनाव कराना पड़ेगा, अन्यथा आपको उसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान करना पड़ेंगे। मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकार इस तरह का कोई परामर्श इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे कि कोरोना के लिए अनंतकाल तक टाल दिया जाए, क्योंकि कोरोना के साथ तो अब चलना है, उसका जीना भी हमें सीखना है। दूसरा, मेरा मानना है कि आज तक भले ही वर्षा काल में चुनाव ना हुए हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव हो सकते हैं, और ये चुनाव कभी भी आप एक अंदाज कीजिएगा 2-4 दिन, 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर घोषित हो जाएंगे। चलिए सर, आप बने रहिएगा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये भी कि चुनाव अगस्त में हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। और अब जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, बार बार उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इस वक्त दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व मंत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अजय यादव रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। दीपक जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, 24 सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, और 22 तो वो है जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आप जैसे कई लोगों में नाराजगी देखी गई है इस बात को लेकर, और अब इलेक्शन होना है, तो क्या आप सब लोग साथ खड़े होंगे और 22 सीटों पर चुनाव जीतेंगे? नहीं, नाराजगी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पक्ष रखने का हमेशा मौका दिया गया है जी। हमारे यहाँ बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बातचीत करने का एक सिलसिला होता है। निश्चित रूप से मनुष्य है, मनुष्य के स्वभाव में कहीं न कहीं नाराजगी, खुशी जाहिर हमेशा कभी होती रहती, कभी चलती रहती है। ऐसे दृष्टिकोण में जो इन 22 सीटों का चुनाव है, अब चूंकि मैं जिस सीट से लड़ा हूं वहां भी एक चुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी ने जो फैसला किया है, क्योंकि पार्टी के पूरे सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, इस नाते से पार्टी के फैसले को मानना हम सब लोगों की जिम्मेदारी तो होती है। और पार्टी से मैंने भी कहीं न कहीं अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद हमारी यह बातचीत के सिलसिले के माध्यम से मामलों को निपटाया जाता है। तो ये हमारे लोग आ रहे हैं, लेकिन आज जो 22 लोगों का आपने जिक्र किया है, क्योंकि संभावना है कि इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो आने वाले 22 में जो क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ बातें हैं जिसको लेकर इन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस छोड़ी थी या कोई काम अधूरे रह गए, हो सकता है उस काम में सिलसिले में चर्चा करना चाहते होंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं वो लोग। जी। लेकिन इसमें क्या ये भी देखा जाए, जैसे कहा जा रहा है कई सीटों से जो सर्वे कराया गया है उसमें हार की संभावनाएं भी जताई गई है, खासकर वो लोग जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर मुखालफत देखने को मिलेगी, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आपने कहा कि मैंने भी अपनी तरफ से बात रखी है, तो क्या वास्तव में कहीं कार्यकर्ताओं के मन में ये बात है और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है? नहीं, देखिए स्वाभाविक है, ये एक कार्यकर्ता काफी समय से काम कर रहा है, एक नया कार्यकर्ता आया तो कहीं ना कहीं उनका तालमेल बनने में थोड़ा समय तो लगेगा, और समय के बीच में बहुत सी बातें उठ भी जाती है। उन बातों को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे संगठन के पास बहुत अच्छे तरीके से, हमने कहा ना, हमारा बूथ स्तर तक कहीं ना कहीं वो व्यवस्था है। बूथ के कार्यकर्ता से हम कहते हैं कि भाई ये क्या दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करो, नहीं तो फिर हमारे ग्राम केंद्र, शक्ति केंद्र है, फिर मंडल है, मंडल के बाद जिला है, तो व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। जैसे मेरे साथ खुद ही मेरे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी को लगा, संगठन मंत्री जी को लगा कि नहीं, दीपक जी ने जो बयान दिया उस बयान के परिप्रेक्ष्य क्या थे क्या नहीं थे, उस बात को लेकर मुझे बुलाया, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी, उस बात को उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को हम दूर करेंगे, क्योंकि हम एक विचारधारा से बंधे हैं, और उस विचारधारा से बंधे होने के कारण उस चीज को, व्यवस्था को हम मानेंगे भी। तो ये मान लिया जाए कि विचारधारा से अलग तो आप लोग हो ही नहीं सकते। नहीं, फिर अभी तो मैंने कहा ना कि हम विचारधारा से बंधे हैं, विचारधारा के साथ रहेंगे जी। विचारधारा को जब तक हमको लगता है कि ठीक दिशा में जा रही है, तो हम तो उसी के साथ रहेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे। जी, आप बने रहिएगा सर मेरे साथ। इस वक्त अजय यादव जुड़ रहे हैं। अजय जी,
कांग्रेस के आज जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी में, उनके कारण आपकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। कुछ विधायक सिंधिया समर्थक शिवराज जी से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग ने सवाल भी खड़े किए। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार आज बनी है, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये जोड़ तोड़ की सरकार है, सौदेबाजी करके बनाई गई है। 22 लोग जो हमारे सिंबल पर जीते थे, हमारे वचन पत्र के आधार पर जीते थे, वही भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्होंने शिवराज जी की सरकार बना दी। अब उस सौदेबाजी की क्या शर्तें थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको वादे किए थे और क्या इन नेताओं ने उम्मीदें लगाई थी, जिस आधार पर कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में गए। अब कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शर्तें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो सौदेबाजी की शर्तें याद दिलाने के लिए ये 22 विधायक दबाव बनाने के लिए शिवराज जी के पास जा रहे हैं कि जो आपने वायदे किए थे हमसे, वो वायदे पूरे किए जाएं। किन 12-15 लोगों को मंत्री बनाने का वायदा किया था, 2 महीने निकल गए, अभी तक नहीं हुआ है। और बाकी भी विधायकों को क्या क्या देने की बातें हुई थी, वो तमाम चीजें याद दिलाने के लिए ये नेता जा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, जो स्पष्ट है, इसमें कोई संशय की तो इस स्थिति पर नहीं है। कांग्रेस की निगाह भी लगी होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जनता के पास जाएगी, क्योंकि जनता ने इन 22 सीटों पे भी जनादेश कांग्रेस की सरकार के लिए दिया था और इन नेताओं ने जनता को भी धोखा दिया है। जनादेश का अपमान करके जनता ने जिस सरकार को हटाने के लिए मत दिया था, उसी सरकार को दोबारा बनाया है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, जब भी उपचुनाव होंगे ये 22 के 22 विधायक बहुत बुरी तरह हारेंगे। इनको अपने क्षेत्र में घुसने की गुंजाइश नहीं मिल रही है। दीपक जोशी जी स्वयं हाट पिपलिया से विधायक रहे हैं, वो भी जानते हैं कि मनोज चौधरी जी की क्या स्थिति है हाट पिपलिया में, और अन्य क्षेत्रों में भी जो स्थिति है वो हमारे सामने है। इसलिए हम तो केवल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, हमें इन नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सौदेबाजी की सरकार 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। चलिए देखते हैं, आपकी सरकार तो इन लोग ने गिरा दी। दीपक जी सही कह रहे हैं कि अजय यादव? नहीं आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की जो परिपाटी है उसको देखते हैं। हमारे यहाँ, हमने कहा ना, हमारे यहाँ संगठन बूथ स्तर तक है और संगठन का कार्यकर्ता जो हमारे संगठन के ऊपर के लोग समय समय पर बात रखते हैं, उसको स्वीकार करते हुए आगे काम करते हैं। तो हमारी ये दुविधा की स्थिति नहीं है। लेकिन जैसा उनका कहना है कि सौदेबाजी का मैं शब्द का मैं इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी नाराजगी पिछली सरकार से ये कहकर कही थी कि हमारे जो विकास कार्य है वो कहीं न कहीं बाधित हुए हैं, वो विकास कार्य हो नहीं पा रहे हैं जी। हो सकता है उन्हें विकास कार्यों को लेकर ये लोग गए हो, क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक रोड है, महत्वपूर्ण रोड है, जो मेरे समय में चुनाव हार का कारण बनी। अभी 1.5 सवा साल से वो नहीं बन पाई। हो सकता है मनोज चौधरी जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं उस रोड को लेके जाऊंगा, तो हो सकता है रोड को लेके गए हो। जी जी, चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। मेरे साथ पटेलिया साहब जुड़े हैं। पटेलिया जी, दोनों की बातें आप सुन रहे हैं, और ये भी सच है कि बीते जब कांग्रेस के साथ ये विधायक रहा करते थे तो छोड़ने की वजह भी यही बनी थी। मूल रूप से ये कहा जाता था कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, कमलनाथ जी ने तरजीह नहीं दी, लिहाजा वो मुलाकात करते करते फिर बात यहां तक पहुंच गई कि सरकार ही गिर गई। लेकिन अभी भी कई जगह से यही स्थितियां नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस से आकर जो विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, उनका ये भी कहना है कि हमारी बातें अभी उस ढंग से नहीं सुनी जा रही। तो क्या इसमें नाराजगी भी दिखाई दे रही कहीं? मनोज जी, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 की विधायक संख्या है और 230 मंत्री नहीं बन सकते हैं। बनेंगे तो 35, एक मुख्यमंत्री 36। तो मुझे लगता है सिंधिया समर्थक जो 22 गए हैं, 22 पूरे सिंधिया समर्थक नहीं है, कुछ दूसरे लोगों की तरफ से भी गए हैं, कुछ नरोत्तम मिश्रा ने मैनेज किया था, कुछ अपने मर्जी से गए हैं, चाहे वो एनएल सिंह कंसाना हो, चाहे बिसाऊलाल सिंह हो, ये अपने अलग तरीके से गए विधायक हैं, चाहे वो हरदीप सिंह डंग हो। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है, क्योंकि यज्ञ में आहुति तो दे दी, यज्ञ भी सफल हो गया, लेकिन अब जो ये आहुति देता है वो यजमान है और पुरोहित है, दोनों अपने अपने हिस्से में कुछ चीजें चाह करते हैं। यजमान पुण्य चाहता है और पुरोहित दक्षिणा चाहता है। तो मुझे लगता है ये सारा खेल इस किस्म का है। इसमें कोई नैतिकता का आप वो मत सोचिएगा, राजनीति में नैतिकता बहुत ज्यादा बची नहीं है। क्या जोशी जी के जमाने में नैतिकता थी, सुंदरलाल पटवा जी के या मोतीलाल वोरा के, वो युग खत्म हो गया है। अब तो इस हाथ है, उस हाथ सारा काम है। और विधायक निश्चित तौर पर मैं यादव जी की बात सहमत होना चाहूंगा कि विधायक याद आने गए, कुछ बहुत दिन हो गए, इस्तीफा दिए हुए, कुछ करिए हमारा। जी जी जी, दीपक जी, जैसा आपने भी कहा कि मनोज चौधरी आपसे मिले थे और कह रहे थे कि कुछ सड़कों को लेकर उनका मसला है,
यही सब बातें आप भी लड़ाई लड़ते रहे होंगे उस क्षेत्र को लेकर कि ये जनता के एक काम है, करे जाना है। बाद में सरकार बदल गई, अब फिर वही स्थितियां आकर खड़ी हो गई है। तो यही सब चीजें क्या आगे चलकर, जिस तरह का सर्वे भी आ रहा है कि कुछ जगह कमजोर पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये चीज तो स्वीकार करता था, क्योंकि मुद्दा और सड़क मेरे चुनाव के टाइम महत्वपूर्ण था। जी जी। और मेरे ख्याल से मेरे के जो कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया, उसका मूल कारण सड़क का बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी भी वो वही की वही है जस की तस है। तो मुद्दा तो कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन चूंकि अभी समय है, मेरे ख्याल से चुनाव 2-3-4 महीने का समय रहेगा। उस समय के बीच अगर चूंकि उसका टेंडर लग गया, टेंडर के बाद शायद एजेंसी टेस्ट होना है, अगर वो काम शुरू हो जाता है तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ये सड़क का काम शुरू हो गया, क्योंकि आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व के प्रति बड़ी तेजी से पिछली सरकार के बाद बढ़ा है। इसलिए जनता को लगता है कि नहीं, ये सरकार काम करने वाली सरकार है, काम करेगी। लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा तो लोगों को पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे काम है, जैसे फसल बीमा का वितरण का कहीं ना कहीं मामला था, दूसरी चीजें जो मामले थे, उसको ठीक करने का प्रयास भी समय समय पर हो रहा है। तो बहुत सी बातें जिनको लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी, उसको दूर करने के लिए ये सभी सदस्यगण वहां पहुंचे मेरे ख्याल से। जी, ये भी जानना चाहूंगा दीपक जी, जैसे 24 सीटों पर चुनाव होना है, दो तो वो है जो खाली हुई है, लेकिन बाकी 22 सीटें वो है जिनने खाली की, उन्हीं को चुनाव लड़ना है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होगा, चैलेंज भी होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने? नहीं, देखिए, चुनौती तो हमेशा जो लोग लड़ते हैं तो चुनौती का ही मामला होता है सीधा सीधा। और कुछ न कुछ समीकरण भी होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि राजनीतिक समीकरण के अलावा जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, ये भी चुनावों को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। अब चूंकि अगर 22 के 22 ही लोग उतरते हैं तो इनका समीकरण क्या है, किस प्रकार का है, वो उस व्यवस्था के अनुरूप है कि नहीं, किस प्रकार की बातें हैं, और सरकारों का जो परफॉर्मेंस है उसको भी कहीं न कहीं देखा जाएगा, दोनों की तुलना की जाएगी। तुलना के बाद इनका जो 1.25 साल 1.5 साल का काम है उसको भी देखा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संगठन किस हिसाब से इस चुनौती को लड़ता है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अधिकतम सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएगी। प्रेमचंद गुड्डू भी कल चले गए वापस? नहीं, गुड्डू तो वैसे भी मूलतः कांग्रेस के ही रहे हैं वो, और सागर क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें मौका मिल रहा है तो मौके को लेना चाहते हैं वो। और आजकल राजनीति मौके की हो गई है, जो भी नहीं, देखिए, दो तो सर्वनाथ पटेल जी ने बिल्कुल सही कहा, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। वर्तमान समय में हर जगह कहीं न कहीं गिरावट आ रही है, उस गिरावट को ठीक करने का प्रयास हम सब लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अजय यादव जी, अजय जी, क्या आपको इसी बात का इंतजार है कि ये मिले, इनकी बातें जो इन्होंने इनसे जनता से जो कहा था वो ना हो पाए, और कहीं कुछ गड़बड़ हो और फिर बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में जो हालात है और स्थिति है, यह जनता से भी छुपी हुई नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव जी को मंत्री नहीं बनाया जाता है, और कांग्रेस से इस्तीफा देकर जो विधायक भी नहीं है, गोविंद राजपूत जी मंत्री बन जाते हैं, तुलसी सिलावट जी मंत्री बन जाते हैं, इंदौर के बड़े बड़े नेताओं को मौका नहीं दिया जाता है? तो सौदेबाजी तो दिखाई दे रही है। सिंधिया जी पार्टी ज्वाइन करते हैं और राज्यसभा का तुरंत टिकट मिल जाता है। उनके समर्थक कहते हैं कि सिंधिया जी भी केंद्र में मंत्री बनेंगे और हम में से 10-12 लोग मंत्री बनने वाले हैं। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? और मैं दीपक जी जैसे वरिष्ठ नेता से भी पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी ने 22 नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, क्या आप जैसे नेता कार्यकर्ताओं की राय ली गई उन्हें शामिल करने से पहले कि इन्हें लेना पार्टी के हित में है, या ऊपर से थोप दिए गए? जो पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करती थी, क्या उन्होंने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ली कि इन नेताओं को पार्टी में लेना चाहिए? तो ये तो पूरी तरह सौदेबाजी है। दीपक जी, आपसे सवाल है अजय यादव जी का। ये आपसे सवाल है अजय यादव जी का। नहीं, अजय जी का तो सवाल पहले तो उन्होंने कहा गोपाल भार्गव जी 9 बार के जी। के सिंह जी कितनी बार के रहे इनके यहाँ? पूछो इनसे, उनको मंत्री बनाया क्या? दूसरी बार, पहली बार वालों को इन्हें मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, बहुत जवाबदार विभाग दिए गए। विशाल सिंह जी ने क्यों पार्टी छोड़ी? पहले मंत्री रहे। अदल सिंह कथारा जी क्यों छोड़ी? ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, देखिए, और सारे समीकरण देखना पड़ते हैं। ये समीकरण देखने के बाद ही अभी 5 लोगों की, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संगठन ने शायद अनुमति दी होगी, इसलिए 5 लोगों को सम्मिलित किया। गोपाल जी आज भी हमारे वरिष्ठ नेता है, कहीं ना कहीं पूरी जगह कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात पूछने की है
तो मैंने बताया ना, हमारे यहाँ बूथ स्तर तक की व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की राय सलाह को कहीं ना कहीं स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन कितने फैसले होने के बाद लगता है कि नहीं पार्टी हित में है, तो उसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ यही भारतीय जनता पार्टी। चलिए आप बने रहिएगा। और पटेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, आपका वक्त आपने दिया। अजय यादव जी, अजय जी, आप सुन रहे थे कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से भी सलाह ली जाती है और कई दफा यदि पार्टी कोई निर्णय कर देती है तो उसको मानना सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार होता है, उसमें दीपक जोशी भी शामिल है। फिर आपको क्यों चिंता सता रही? देखिए मनोज जी, दीपक जी जैसे नेता कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने अपने हित से ऊपर पार्टी का हित सोचा, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जो अन्यायपूर्ण स्थिति है उससे नकारा नहीं जा सकता। आपने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम बताए, लेकिन आपने तो उन्हें मंत्री बनाया जो विधायक भी नहीं है, जो संवैधानिक रूप से मंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, 6 महीने में चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे। तो यही तो सौदेबाजी की बात होती है, क्योंकि ये गठबंधन की तरह सरकार है। 12-15 लोग कह रहे हैं हमें। आपने भी तो सौदेबाजी की थी पहले, आपने नहीं किया था? आपके साथ भी निर्दलीय लोग जुड़ गए थे, तमाम तरह के लोग जुड़ गए थे और आप भी ये लगातार ये कहते रहे थे कि हमारी कई लोगों से संपर्क है। आज भी आप लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों से हमारे संपर्क जारी है। तो ये सौदेबाजी ना कहा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? हमारी पार्टी 114 विधायकों के साथ चुनाव जीती थी, हमें 2 विधायकों की कमी थी, इसलिए एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल जी को मंत्री बनाया गया था। हम स्वीकार करते हैं, हम इसमें कोई ऐसा इनकार करने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे बहुमत में भी एक कम था, इसलिए एक निर्दलीय को हमने मंत्री बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि ये सौदेबाजी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर क्यों इन निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है? 5 बने हैं तो 2 बने हैं, मतलब 40% हिस्सा इस गठबंधन का रहेगा। जो कहने को वो तो शर्त ये है दीपक जी, ये तो शर्त ही रखी गई, फिर क्यों कांग्रेस को ये बातें नहीं पच रही? नहीं, शर्त वाली बात नहीं है। देखिए, राजनीति में बहुत सी बार प्रदेश को, अपने क्षेत्र को ध्यान में रख के लोगों को निर्णय लेना पड़ते हैं। ये हमारी राजनीति में हम समय समय पर होता आया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो परिदृश्य आया, जिसमें सिंधिया जी ने कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान को 6 महीने पहले से लगातार चेताने का प्रयास किया था जी। उन्होंने लगातार कहा था कि हम वचन पत्र को पूरा नहीं कर रहे, हमारे वचनों को पूरा नहीं हो रहा। इस बातों को लेकर भी मैं अपने क्षेत्र हाटुकिया में ही कहता हूँ कि जो कांग्रेस ने मुद्दा लगा था कि हम किसान आंदोलन में जो लोग लगे थे उनके खिलाफ केस वापस लेंगे, 1.25 साल में वो केस वापस नहीं हुए। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो केस कल परसों वापस हो गए। तो जो काम को लेकर जनता के बीच ये लोग गए थे, वो काम अगर पूरे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं होगा। एक दो लोग का मामला नहीं है, तो 22-23 का मामला है। और जैसा अजय जी कह रहे हैं कि हमको 2 लोगों की जरूरत थी तो हमने 2 लोगों को लिया। आज हमको भी मध्य प्रदेश में केंद्र की हमारी सरकार है, उस सरकार को मजबूत करने के लिए, जनता तक उस योजनाओं को पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी है और उस आवश्यकता को हमने पूरा भी किया। और एक ऐसा चेहरा हमारे पास तो है जो चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं लोग उसके नाम सुनने के बाद ही आसानी हो जाता है कि नहीं, तो मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ न कुछ होगा, मध्य प्रदेश की बहनों का कुछ न कुछ होगा, मध्य प्रदेश के छात्रों का कुछ न कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं चेहरे को अगर हम सरकार में तो आप मनोज चौधरी के साथ खड़े हैं दीपक जी? चलिए, दीपक जोशी जी को कहीं जाना भी था, हालांकि वो कह भी रहे थे कि मुझे फील्ड में निकलना है, लोगों से मुलाकात करना है, लेकिन इस बीच में आपके साथ जुड़ जाऊंगा। अजय जी, अब तो साफ हो गया है कि दीपक जोशी जी भी मैदान में जा रहे हैं और तैयारियां भी शुरू कर दी उन्होंने मनोज चौधरी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, ये ना मनोज चौधरी की बात है, ना दीपक जोशी की, ना तुलसीराम सिलावट या प्रद्युम्न सिंह की। यह बात है जनता के साथ धोखे की। जो लाखों करोड़ों जनता ने मत दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, और आपने उसी जनादेश का अपमान किया है। तो जनता सब देख रही है, इसलिए उपचुनाव आने दीजिए, हम सभी 22 सीटें जीतेंगे। एक हमारा मामूली से मामूली कार्यकर्ता इन्हें हराएगा, क्योंकि इन नेताओं के खिलाफ बड़े कार्यकर्ता तो छोड़कर चले गए पार्टी, आप कह रहे हैं मामूली कार्यकर्ता जिता देगा आपको? देखिए, मामूली कार्यकर्ता इसलिए हराएगा क्योंकि जनता इन नेताओं के खिलाफ है, इनके साथ ठगा हुआ महसूस कर रही है। इनने जनता का जनादेश बेच दिया है, इसलिए जनता इन्हें स्वयं सबक सिखाएगी। आप इंतजार करिए, 2-3 महीने, 15 अगस्त तक कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, अच्छा है, आप हक है आपका, आप विपक्ष में है और चुनाव मैदान में दोनों पार्टियां होंगी, तो हर पार्टी अपनी जीत का दावा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही अजय जी जुड़े और
पटेरिया साहब भी मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही। वजह वही है कि कांग्रेस के जो 22 लोग थे जिन्होंने आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, वो सभी सिंधिया के समर्थक माने जाते। कुछ लोग जरूर अलग अलग नेताओं के समर्थक रहे, लेकिन सिंधिया के साथ आकर खड़े हुए। तो एक बड़ा उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो अपना दांव पर लगा दिया सब कुछ, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बना दी। तो बीच में कुछ स्थितियां ऐसी बनती है जब वो अपनी बात मुख्यमंत्री, चूंकि मुखिया माने जाते हैं, उनके सामने रखे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ विधायक आज मुलाकात कर सकते हैं, और मुलाकात के बाद क्या बात होगी वो भी सामने आएगी। पर अभी ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव से पहले इस तरह की राजनीति देखने को मिलती रहेगी, और इसी राजनीति में लोगों की दिलचस्पी भी है कि आखिर चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 में।